हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 एनसीईआरटी। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन कवर करेंगे। चैप्टर 1 एंड 2 जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। दिस चैप्टर विल बी इन 2 पार्ट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बीच में रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। So 2 questions are asked in the introduction of the chapter. If elections are necessary for democracy, and second, whether elections can be held without democracy. Elections जरूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए। और दूसरा क्वेश्चन, क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शंस हो सकते हैं? दोनों का ही आंसर आप देखें तो यस है। सबसे पहले देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल। सो फॉर द पीपल टू रूल, इनका डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में, प्रेजेंट सिचुएशन में, जहाँ पे बड़ी कंट्रीज़ हैं, लार्ज पॉपुलेशन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। सो फॉर द पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है थ्रू इलेक्शंस। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स फिर हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं एक्सेट्रा। डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस ज़रूरी है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होती हैं। आप देखिए कि कुछ एक कंट्रीज जैसे जहाँ पे मोनार्की है, या फिर जहाँ वन पार्टी सिस्टम है, चाइना में जहाँ बिल्कुल भी अपोजिशन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। रशिया में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। स्टिल दे कंडक्ट इलेक्शंस टू गेन लेजिटिमेसी, क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू लोगों की सहमति मिलती है कि येस वी अपॉइंट यू एज आवर रूलर। तो लेजिटिमेसी गेन करने के लिए वो लोग भी इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। सो येस, इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो इलेक्शंस आर हेल्ड। अब इलेक्शंस होते हैं तो जैसे किसी भी गेम के लिए रूल्स का होना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कुछ एक तय नियम का होना ज़रूरी है। अगर ये नियम कोई भी गवर्नमेंट आके डिसाइड करेगी तो हर बार डिफरेंट नियम होंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इलेक्शन होंगे ये डिसाइड कर दिया गया है। इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, इसको कहते हैं FPTP। व्हाट इज दिस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम? सिंपल वे में अगर समझें तो जो सबसे पहले विनिंग पोस्ट को क्रॉस करता है वो विनर होता है। अब वो या इतने डिस्टेंस से सेकंड वाले से जीते या इतने डिस्टेंस से जीते, डजेंट मैटर, जो सबसे पहले क्रॉस कर गया वही विनर है। द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स एंड हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर। कंसिडर कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं और 4 कैंडिडेट वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनरली ये समझा जाता है कि जिसको 50% से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाता है। लेकिन FPTP सिस्टम में इन चारों में से जिनको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो सकता है 10 कैंडिडेट लड़ रहे हो, तो उस समय शेयर ऑफ वोट्स और भी कम हो जाएंगे। अगर 4 कैंडिडेट्स में अगर किसी को 40, 45, 5 और 0 वोट्स मिले, तो यहाँ पे जिसको 45 वोट्स मिले हैं वो जीत गया। ये 45 वोट्स जो हैं वो 50% वोट नहीं है। स्टिल जो इन सब में से सबसे ज़्यादा वोट लेके आया वो विनर हो गया। इसीलिए FPTP में बाकी सारे वोट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। अब एग्जाम्पल से देखते हैं 1984 के इलेक्शंस में क्या हुआ था। 1984 के इलेक्शंस में कांग्रेस को 414 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543 सीट्स। इट मीन्स कि कांग्रेस को 80% ऑफ सीट्स मिल गई थी विथ लेस देन 50% ऑफ वोट्स। यानी कि इनका वोट शेयर कम था लेकिन सीट शेयर ज़्यादा था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कंसिडर कीजिए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंडिडेट्स ज़्यादा खड़े हुए थे और इवन जिसको 25% भी वोट मिला, अगर वो कांग्रेस का कैंडिडेट था और जीत गया, और इस तरह से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, तो 25% वोट शेयर से ही वहाँ पे वो सीट जीतता चला गया। इस तरह से 80% ऑफ सीट मिल गई केवल 50% वोट से।
सिमिलरली अगर देखा जाए 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी को सीट्स मिले 303 आउट ऑफ 542। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका मतलब था कि उनको सिर्फ 37% ऑफ वोट मिला, लेकिन सीट्स जो थे उनको ऑलमोस्ट 50% मिल गई। फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में इवन कम परसेंटेज ऑफ शेयर के साथ ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं। ये FPTP की एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है। ये कैसे है इसको आगे समझेंगे। दूसरा इलेक्टोरल सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? एज नेम सजेस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जितना वोट उतनी सीट। ए पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। जितनी आपको परसेंटेज ऑफ वोट मिली है वही फिर ट्रांसफर होती है, आपके रिफ्लेक्ट होती है आपके परसेंटेज ऑफ सीट में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर एक पार्टी को एक कोटा ऑफ सीट्स मिलती है। जितनी उनको वोट मिले हैं इलेक्शन में उसी हिसाब से उनको सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर वो पार्टी उस सीट को अपने कैंडिडेट से फिल करती है जिनका लिस्ट वो इलेक्शन के पहले डिक्लेयर करके रखती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लोग पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं करते। कैंडिडेट को फिर पार्टी फिल करती है अपने लिस्ट से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। पहला वेरिएशन होता है जिसमें इंटायर कंट्री को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड्स में इलेक्शंस होते हैं और पार्टीज़ को, जितनी सारी पार्टीज़ हैं उनको जिस तरह से वोट मिला है, जितना परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ वोट मिला है उसके हिसाब से उनको सीट दी जाती है। इजराइल में जितनी पार्टीज़ हैं उनमें से 3.25% मिनिमम वोट मिलना चाहिए सीट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। दूसरा वेरिएशन है कि इंटायर कंट्री को बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे मेंबर इलेक्ट होते हैं। फर्स्ट पास में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही विनर हो सकता है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के इस वेरिएशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 से 3 विनर हो सकते हैं, यानी कि मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। कॉमन पॉइंट क्या है डिफरेंट वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के? कि वोटर्स एक्सरसाइज प्रेफरेंसेस फॉर अ पार्टी नॉट अ कैंडिडेट, यानी कि वोटर्स जनरली पार्टी को वोट करते हैं और कैंडिडेट जो होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको पार्टी चूज करती है अपने लिस्ट से। वो लिस्ट को ऑलरेडी इलेक्शन के पहले डिक्लेयर कर देती है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का एक वेरिएशन इंडिया में भी यूज होता है राज्यसभा के इलेक्शन में, बट यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। कैसे? तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो MLAs होते हैं स्टेट के, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के MPs को। हर एक स्टेट को कोटा ऑफ सीट्स मिली हुई हैं बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। तो अगर किसी स्टेट को 4 सीट मिली हुई हैं और टोटल 100 MLAs हैं वहाँ के, तो ये 100 MLAs इन 4 सीट के लिए वोटिंग करेंगे। और विनर कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसके लिए विनर का परसेंटेज ऑफ वोट डिसाइड किया जाता है कि इतना परसेंटेज उसको वोट मिल जाएगा अगर, तो वो विनर हो जाएगा। कोटा कैसे डिसाइड होता है? इसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वोट्स बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स +1 एंड देन +1। अगर टोटल 100 MLAs हैं तो 100 बाय, और कैंडिडेट 4 सीट्स पे वोटिंग होनी है तो 4 + 1 + 1, सो 100 बाय 5 + 1, सो 21 वोट्स। तो किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में जीतने के लिए 21 वोट्स की ज़रूरत होगी। इसमें लिस्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है। लिस्ट सिस्टम क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम बैलेट पेपर में लिखा होता है और जो वोटर्स हैं वो अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं कि 1, 2, 3,
4, इस तरह से अपनी प्रेफरेंस बताते हैं। अगर पहली काउंटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स किसी को 21 वोट्स मिल गए हैं तो वो विनर हो जाता है, और इसमें से जिनको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है उनको हटा दिया जाता है, और उनके बैलेट पेपर में से जिनको सेकंड प्रेफरेंस में दिया गया था वोट उनको इनका वोट चला जाता है, जो लोग हटा दिए गए। इस तरह से करके फाइनली कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है राज्यसभा इलेक्शंस में वो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता। अब इन दोनों को समझने के बाद हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं एफपीटीपी और पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन के बीच में। एफपीटीपी में हमने देखा कि कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स में। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं हर एक स्टेट में, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, या फिर लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज को डिमार्केट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह। एफपीटीपी में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव विनर होता है, चूज किया जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। एफपीटीपी में वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट, इससे क्या होता है, ये प्लस पॉइंट भी है एफपीटीपी का कि लोग अपने कैंडिडेट के बारे में जानते हैं, लोकल कैंडिडेट होते हैं, उनको वोट करते हैं और उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप पार्टी के लिए वोट करते हैं, आपका कैंडिडेट कौन होगा आपको नहीं पता, पार्टी उसको चूज करती है। सो वोटर वोट्स फॉर द पार्टी, ये एक ड्रॉबैक भी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। एफपीटीपी में पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिलती हैं उनके वोट्स के कंपैरिजन में। जैसा हमने देखा कि 37% वोट मिले बीजेपी को, लेकिन सीट्स उनको 50% ऑलमोस्ट मिले पार्लियामेंट में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितना आपको वोट परसेंटेज मिला है वही रिफ्लेक्ट करता है आपके सीट शेयर में। फाइनली एफपीटीपी में कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी वोट्स। अभी जैसे कि बताया, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे उतना वोटिंग शेयर घटता चला जाता है, तो 50% वाला सिस्टम नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। एग्जाम्पल है एफपीटीपी का यूके, इंडिया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है इजराइल, नीदरलैंड्स। वाई इंडिया अडॉप्टेड एफपीटीपी? पहला तो इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही आसान था इसको समझना, क्योंकि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस था। ब्रिटिश लोग यहाँ पे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो आए थे उसके अंडर जो इलेक्शंस हुए थे वो एफपीटीपी के अकॉर्डिंग हुए थे। जब इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉपर इलेक्शन शुरू हुए, मासेस के पास बहुत ही कम या बिल्कुल ही नहीं की मात्रा में एजुकेशन थी। उस कंडीशन में एफपीटीपी मोस्ट सुटेबल सिस्टम था। क्लियर मेजॉरिटी देती है, पार्लियामेंट को अच्छे से फंक्शन के लिए चाहिए कि गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजॉरिटी हो, तो एफपीटीपी के द्वारा गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजॉरिटी होती है, क्योंकि उनको जो परसेंटेज ऑफ वोट मिलता है उसका सीट उनको ज़्यादा मिलते हैं। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एफपीटीपी सिस्टम। जनरली एफपीटीपी सिस्टम 2 पार्टी सिस्टम जनरेट करता है, लेकिन इंडिया में डिफरेंट हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस डोमिनेट करी, और फिर आफ्टर 1989 कोalition गवर्नमेंट का ट्रेंड रहा। अभी हम लोग फिर देख रहे हैं कि जो मेन पार्टी है बीजेपी, जो रूल में है, वो डोमिनेट कर रही है पिछले 2 बार से। ऑल्दो उनको परसेंटेज ऑफ वोट्स कम मिल रहे हैं, लेकिन सीट शेयर उनका ज़्यादा है। बट एफपीटीपी के थ्रू एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना आसान होता है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मेनली कोalition गवर्नमेंट स्टैब्लिश होते हैं। तो हमने आज समझ लिया एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।